नमस्कार। एक छोटा बिजनेसमैन बैंक जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए, मगर उसको दिया जाता है पर्सनल लोन। क्यों? क्योंकि उस बिजनेसमैन को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि वर्किंग कैपिटल कैसे दिया जाता है और किस तरह से दिया जाता है। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से एक लोन सेगमेंट वर्क करता है। और हाँ, साथ में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के विषय में। पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद मित्तल। नमस्कार। मित्तल साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं पहले तो। लैंडिंग इंडस्ट्री के साथ मेरे को जुड़े हुए करीब 25 साल हो गए हैं। रिटेल लैंडिंग खासतौर पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा, शुरू करते हुए क्रेडिट कार्ड से, फिर पर्सनल लोन, फिर बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन, ऑटो लोन, मॉर्गेजेस, सभी तरीके के रिटेल प्रोडक्ट्स जो हम लोग एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को देते हैं, उसके अंदर मेरा अंडरराइटिंग का करीब 25 साल का एक्सपीरियंस रहा। छोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने पीएचडी करी। पीएचडी करने के बाद अब मैं उन्हीं बच्चों को जो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं उनको गाइड करता हूं ताकि वो बैंकिंग के बारे में समझ सकें। दैट्स ग्रेट सर। तो जॉर्ज सर, आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। क्या हम और कैसे, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और अब कहाँ क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है स्टार्ट किया था एक सिटी के चैनल से, उसके बाद HDFC एंड इंडियाबुल्स वाज माय लास्ट प्रोजेक्ट। सो 10 साल इंडियाबुल्स को दिए, उसके बाद मैं अपना काम कर रहा हूँ लास्ट 11 ईयर्स से थ्रू पूरा सेगमेंट। अपना HL हो गया, लैप हो गया। अब मैं मनोज जी का जुड़ा हूँ वर्किंग कैपिटल और इंडस्ट्रियल फंडिंग के। थैंक यू जॉर्ज सर। और मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, फाइनेंस इंडस्ट्री में। पहले डिफरेंट जॉब्स की हैं और आज दिल्ली वेल्थ ग्रुप के नाम से हम अपना एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जिसमें हम लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं। आज की डेट में मेजरली हम काम करते हैं इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो मैं और जॉर्ज सर जो हैं, हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फंड फाइनेंसिंग के बारे में, और साथ ही शरद सर जो है पर्सनल फाइनेंसिंग के विषय में जो डिस्कशन होती है उसके विषय में बात करते हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट का मेन जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा पैसे का कैसे संभालना है और कैसे आपको लेंडिंग करते समय, चाहे आप पर्सनल लेवल की फाइनेंसिंग उठा रहे हैं या आप इंडस्ट्रियल लेवल की फाइनेंसिंग उठा रहे हैं या कमर्शियल कोई भी फाइनेंसिंग उठा रहे हैं, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें मेजर हैं, किन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, या और छोटी मोटी बातें जो हम डिस्कशन के दौरान आपको बता पाएंगे। सो वेलकम टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मित्तल साहब जी सर। सबसे पहला सवाल, एक स्कूल लेवल एंट्री जैसे करते हैं बच्चे, तो आज हम सवाल पूछेंगे एक लोन एंट्री कैसे होता है, क्या क्या बेसिक स्टैंडर्ड हमें देखा जाता है, तो किस तरह से लोग उसकी नॉलेज, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे करें। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और टेक्निकल जाने से पहले मैं बेसिक जो है बताना चाहूंगा कि जब से एक ह्यूमन कल्चर पैदा हुई है, उधार मांगना सबसे पहला एक बिजनेस तरीके से शुरू हुआ था। और उधार मांगने का मतलब क्या है कि किसी एक के पास कोई एक सरप्लस चीज है और दूसरे के पास उस चीज की कमी है, तो वो दूसरे इंसान से उस चीज को उधार मांगता है और ये वादा करता है कि जब वो चीज का काम मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा जी। अब अगर इसको बैंकिंग टर्म्स में हमें डाले जाएं तो मेरे को आज एक रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए मेरे पास फंड्स नहीं थे। वो मैं बैंक के पास गया, ये किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गया, उनके पास फंड थे, मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मेरी इवैल्यूएशन करी और कहा कि हाँ आपको हम इतना लोन दे सकते हैं। उस बोरोवर ने बोला कि हाँ मैं इतना लोन लेके इस टर्म में इतने टाइम पे आपको वापस कर सकता हूँ, उस पैसे का मैं इस तरीके से यूज करूंगा जिससे मुझे फायदा होगा। तो दोनों के बीच में एक सहमति हो जाती है और उसको लोन दे दिया जाता है, लोन का प्रोसेस होता है। ये बेसिक टर्म्स हैं अगर बिल्कुल लेबल लैंग्वेज में समझना चाहें कि लोन क्या होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं, आपने तो एक नेशनल क्रेडिट हेड आप थे एक NBFC में जी, आप ऑडिटिंग भी देखी है जी, आपने ट्रेनिंग भी दे रखी है जी। तो आज का जो दौर है, आज का जो इकोनॉमिक ड्राइव मैं बोलूंगा, तो आज कस्टमर्स को क्या क्या देखना पड़ेगा, किस तरीके से वर्किंग कैपिटल की तरफ नजरिया चेंज करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं। तो लोन के अंदर हमेशा दो पार्टी रहती हैं, एक लोन देने वाला और एक लोन लेने वाला। जैसे हम कोई एक पार्टनरशिप डील करते हैं, दोनों को पार्टनर एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं, दोनों समझते हैं, एक वेवलेंथ पे आते हैं तो एग्री करते हैं, इसी हिसाब से लोन टर्म्स भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकर को ही जज करना होता है कस्टमर को भी जज करना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैसा है। अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट का लोन ले रहा हूँ, मानो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या होम लोन ले रहा हूँ, 20 साल का लोन है, तो क्या वो बैंक इस लायक है कि वो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर को 20 साल अपने पास हिफाजत से रख पाएगा? क्या मेरी जिस जरूरत पे जैसे जैसे मुझे डिसबर्समेंट लेनी है होम लोन के लिए, क्या वो हर टाइम पे डिसबर्स कर पाएगा?
तो ये कस्टमर को भी जज करना होता है, बैंकर को जज करना होता है। जो बेसिक कंसेप्ट हमारे बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि 3 C's में एक सी हो गया कैरेक्टर, इंसान का नीयत कैसी है। दूसरा हो गया कैपिटल, कि उसके पास अपना पैसा लगाने के लिए अपनी जेब में पैसा है या नहीं है, या सारा ही पैसा बैंकर से मांग रहा है। और तीसरा हो गया कोलेट्रल, किसके अगेंस्ट वो पैसा मांग रहा है। तो वर्किंग कैपिटल के जैसे आपने सवाल पूछा, तो ये चीजें हैं उसके अंदर। सिमिलरली रिटेल प्रोडक्ट के अंदर में होम लोन ले रहे हैं या कोई सिक्योर प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर के लिए ले रहे हैं, चाहे मॉर्गेजेस का लोन ले रहे हैं, तो ये तीनों चीजें जनरली बैंकर ध्यान रखता है उस कस्टमर को लोन देते समय। बराड़ साहब, आपसे यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि वर्किंग कैपिटल, जिसपे आप स्पेशलाइज्ड हो पूरे वर्किंग कैपिटल इंडस्ट्री में, आप इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बेस में आप पूरा देख रहे हैं, तो आपको आज के दौर पे, आज के जो इकोनॉमिक्स जो चल रही है हमारी, किस तरह से आप कस्टमर को नॉलेज देंगे, क्या क्या देखना पड़ेगा और किस तरह, किस परिस्थिति में चलनी पड़ेगी? जैसे शरद सर ने बताया कि मेजर जो है ना, पहले क्लाइंट को समझना, और दोनों तरफ से, मतलब क्लाइंट बैंक को समझे और बैंक क्लाइंट को समझे, या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्लाइंट को समझे और क्लाइंट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को समझे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से ये रहता है, जब हम कमर्शियल लेंडिंग की बात करते हैं, कि इन सारी समझ से पहले क्लाइंट को, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी एमएसएमई है या एसएमई है, उसको खुद को समझने का मतलब है मेरा कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग साइकिल को समझिए। वर्किंग कैपिटल सारा का सारा ऑपरेटिंग साइकिल पे ही बेस होता है जी। कि अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझ में आती है कि आपकी चर्निंग, आपका रोटेशन कितने ड्यूरेशन में घूम रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, अगर आपको वो चीज समझ में आती है, तो आप किसी भी बैंक को जब अप्रोच करोगे, किसी भी लेंडर को अप्रोच करोगे, आप अगर अपनी वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल को ढंग से डिफाइन कर पाए, तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल जो बैंक लेंड करता है उसकी कस्टमाइजेशन की जा सकती है। एक होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जैसे हम रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं, तो रिटेल सेगमेंट में हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के टूल्स नहीं होते हैं। सब थोड़ा इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वहाँ क्या होता है, रिटेल प्रोडक्ट्स में जैसे हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं। हर चीज लगभग बनाई हुई है कि बैंक ने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, सिंपल फंडा। लेकिन बिजनेस फंडिंग में, कमर्शियल फंडिंग में क्या होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और एंटिटी टू एंटिटी 100% कस्टमाइजेशन की जा सकती है बेस्ड ऑन दी ऑपरेटिंग साइकिल। तो जब भी आप वर्किंग कैपिटल के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगी। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चिपका दिया जाएगा, क्योंकि बैंक का काम जो है ना, या जो बैंक के ऑफिशियल्स जो होते हैं, या आज की डेट में मार्केट में आप देखते होंगे बहुत सारे लोन एजेंट्स या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो लोन करवाने की स्थिति में, तो वो मेजरली जो है, वो लोग जो है लोन पुशिंग सिस्टम का हिस्सा है। वो लोग क्या करते हैं कि लोन को बेचते हैं, पुश करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। बट आपको आपकी इंडस्ट्री चलानी है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है कि आपको जस्ट लोन लिया और 10 साल 20 साल तक किस्तें भरनी है। आपको डेली उसमें जीना है, रोज एंट्रियां करनी है, एंट्रियां वापस आनी है, जानी है। इसलिए आपको अपनी ऑपरेटिंग साइकिल अगर ढंग से समझ में आती है, और आप अगर डायरेक्टली समझा सकते हैं, तो आपको उस तरीके से इसमें वर्किंग कैपिटल में काम करना चाहिए। मेजरली मनोज सर ने बिल्कुल ठीक बोला। इसमें छोटा सा बात जॉर्ज सर मैं ऐड करना चाहूंगा। रिटेल प्रोडक्ट और वर्किंग कैपिटल या इंडस्ट्रियल फंडिंग के अंदर क्या फर्क है। जितने भी रिटेल प्रोडक्ट्स फंड होते हैं, वो आपकी हिस्टोरिकल इनकम की एवेल्युएट करके दी जाती है, और जो वर्किंग कैपिटल लोन है, वो आप उस कैपिटल को यूज करके कितना अर्न करने वाले हो फ्यूचर में, वो उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। तो अगर आप अपनी ही साइकिल, जैसे मनोज सर ने बोला, समझनी बहुत जरूरी है। आप अपना ही पैसा समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ आ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कितना बच रहा है, तो आप बैंकर को उतना ही कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाएंगे। और बैंकर भी आपको बोलेगा, जब आप मेरा पैसा लगा के एडिशनल इनकम नहीं अर्न कर रहे हो, तो उस फंड की जो कॉस्ट है, उस एडिशनल कैपिटल जो आप मेरे से ले रहे हो वर्किंग कैपिटल, उसकी कॉस्ट को कैसे सर्व कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो लोन लेने से पहले बोरोवर को अपने आप से पूछना चाहिए, अपने आप को कन्विंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इस एडिशनल पैसे से और एडिशनल कमाई कर सकता हूँ, तो ही वर्किंग कैपिटल उसको लेना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा सर। जब हम वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं, जिसके बारे में समझने की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा विरोधाभास हमारे बिजनेसेस के साथ रहता है, बिजनेस ओनर्स के साथ रहता है। वो क्या समझते हैं, जो वो कर रहे हैं एक्चुअल में वही उनका बिजनेस है। नहीं, एक्चुअली जो पेपर पे है बैंक वो देखता है। तो आप जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो कितना अलाइनमेंट आपका नजर आता है पेपर पे, आपकी बैलेंस शीट में, वो मैटर करता है। तो आपका जो डेफिनेशन है, जो आप बोल रहे हैं, जब आप बैंकर के सामने बैठते हैं पैसा मांगने के लिए कि भाई मुझे अपने बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए,
और इस तरीके से चाहिए। तो आपकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो कितना अलाइन होती है पेपर पे। अगर वो अलाइन होती है 70, 80, 90% के आसपास, 100% तो आई एम श्योर नहीं होती होगी, सही बात। बट अगर वो जितना अलाइनमेंट उतना जितना नजदीक जाएंगे उतना आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइजेशन भी हो जाए और फंड भी मिल जाए। अदरवाइज सब कुछ अच्छा होते हुए फंड नहीं मिलता। मिस्टर बराड़, अब बताइए कमर्शियल साइड में अप्रेजल कैसे होता है? सर प्रोसेस तो सिंपल ही है, पहले तो आपको अप्लाई करना होता है। और यहाँ क्या है कमर्शियल फंडिंग में, जैसे रिटेल में भी बेसिकली नीड बेस ही होता है, लेकिन रिटेल फंडिंग में आप फिर भी प्रूफ उतना ज्यादा नहीं है। जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जनरली मार्केट में मिलता है, लोग लिख देते हैं जी बिजनेस पर्पज से चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जब हम कमर्शियल सेगमेंट में आते हैं तो वहाँ एंड यूज स्पेसिफिक पैसा मिलता है। हालांकि रिटेल में भी वही चीज है, लेकिन रिटेल में मॉनिटरिंग थोड़ी सी नहीं होती है या कम होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर रिटेल जो प्रोडक्ट्स हैं वो एसेट्स बैक होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी बैक होते हैं। जब बात आती है कमर्शियल में, वहाँ हार्डकोर कोलैटरल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी का इतना मेजर चलन नहीं है। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि CGTMSE स्कीम है जिसमें 10 करोड़ तक अनसिक्योर्ड मिल जाता है। ऐसे ही एक स्टार्टअप के लिए स्कीम है जिसमें 20 करोड़ तक अनसिक्योर्ड मिलता है। वैसे ही एक और स्कीम है जिसमें 100 करोड़ तक अनसिक्योर्ड मिलता है। तो इतनी सारी स्कीम्स हैं, अनसिक्योर्ड इन द सेंस कि विदाउट एनी प्रॉपर्टी और कोलैटरल। तो इतनी सारी स्कीम्स हैं, प्लस तो वाकई में वो मिलता है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बैंकों से मिलता है, 100% मिलता है। बट बशर्ते आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रेजेंटेशन और आपके पास दिल्ली वेल्थ ग्रुप जरा साथी होना चाहिए जो प्रेजेंट कर सके आपकी चीजों को। मिलता है, 100% मिलता है। आप CGT तो हम कितना ही कर रहे हैं, और स्टार्टअप जो जिसमें 20 करोड़ मिलता है उसमें मिलता है, 100% मिलता है जी, डेडिकेटेड फंड्स। तो अब हम असेसमेंट की बात करते हैं, तो असेसमेंट बेसिकली पहली चीज तो है नीड बेस्ड फंडिंग। तो आपको जरूरत कहाँ है, जैसे वर्किंग कैपिटल का हम पहले बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल बेस्ड फंडिंग होती है। ऐसे ही जैसे आपको कैपेक्स और ओपेक्स वाला एक पॉइंट आया था, तो जब भी हम कमर्शियल लैंडिंग में जाते हैं तो कैपेक्स और ओपेक्स पे मेजरली फोकस होता है। कि कैपेक्स में मेजरली मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आप कितना पैसा फिक्स एसेट में इन्वॉल्व होगा। फिक्स एसेट क्या, मशीनरी होगी, लैंड बिल्डिंग हो गया, आपका इक्विपमेंट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, सब फिक्स एसेट में आता है। तो जितना पैसा उन चीजों में इन्वेस्ट होगा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनमें जितना पैसा इन्वेस्ट होगा वो कैपेक्स में लगेगा। और जो पैसा आपको ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिजली का बिल भरना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी पे करनी है, वो सारे जो पैसा लगना है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका कॉम्बिनेशन को समझ के कोई भी फंडिंग होती है। मेजरली जो बिजनेसेस रनिंग होते हैं, तो रनिंग बिजनेस में ज्यादातर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको एक्सपेंड करना है, तो वहाँ कैपेक्स और ओपेक्स ही दोनों की रिक्वायरमेंट है। यानी कि उसको एक्सपेंड करना है तो उसको मशीनरी भी एक्स्ट्रा डालनी पड़ सकती है, और उसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब नई मशीनरी डलेंगी तो उसको फीड करने के लिए, रॉ मटेरियल फीड करने के लिए भी पैसा चाहिए, नया मैन पावर भी चाहिए होगी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। उनको मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी बढ़ानी। तो ये हो गया सर। फिर आपको एक बिल्कुल बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट करना है। जब आप बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी कैपेक्स और ओपेक्स दोनों चाहिए होंगे। चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं तब भी आपको इंटीरियर ऑफिस सेटअप करना ही है, तो उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि फिक्स एसेट में जो पैसा लगेगा, वो पैसा आपको टर्म लोन की शेप में मिलेगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो आपका बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से होगा। अब बात आती है अंडरराइटिंग की, इसमें पैसा प्रोसेस होता कैसे। प्रोसेस, अंडरराइटिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है जो रिटेल सेगमेंट का है। रिटेल सेगमेंट में और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रिटेल सेगमेंट में जैसे सर ने पहले बताया था कि जितनी भी असेसमेंट होती है वो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम के हिसाब से होती है, कि आप आज की डेट में कितना पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे की कमाई के हिसाब से आप कितनी EMI भर पाएंगे। सिंपल फंडा। कमर्शियल सेगमेंट में क्या होता है कि आप आज क्या बिजनेस कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा, ऑलमोस्ट फ्यूचर को, चीजों को समझ के फंडिंग होती है। तो इसकी असेसमेंट में थोड़ा डिफरेंस यही होता है कि क्या कमा रहे हैं रिटेल सेगमेंट, क्या कमाएंगे कमर्शियल सेगमेंट, और उसकी असेसमेंट कि भाई आप क्या कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, उसके देयर आर साइंटिफिक पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स पे चल के लैंडिंग, कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फंडिंग करता है, वो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट मेजरली वो फ्यूचरिस्टिक इनकम के हिसाब से, एग्जिस्टिंग नहीं। एग्जिस्टिंग में वर्किंग कैपिटल मेजर रहता है कि आप टर्नओवर का 25% जनरली जो टर्म चलती है, अदरवाइज अदर पैरामीटर्स भी होते हैं, बट मेजर टर्म्स में टर्नओवर का 25%। बाकी रिस्क असेसमेंट चाहे सिविल का हो गया, कमर्शियल सिविल मैंने बताया 1 से 3, 4, 5 तक बेटर रहता है, 6, 7 में चल जाता है काम, 8, 9, 10 में नहीं होता है। तो फ्यूचर असेसमेंट कौन करता है? फ्यूचर असेसमेंट बैंक ही करेगा। आप आपके बिजनेस, आपके विजन के हिसाब से, आपका जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे क्रिकेट में हम लोग कहते हैं
कि भी बॉलर जो बॉल फेंकता है वो कहाँ पड़ेगी, कैसे जाएगी, तो वो तो बॉलर को पता होता है ना किस एंगल से जाएगी। तो वो जब जिस तरीके से बॉलर बॉल फेंक रहा है, वो दूसरा फेंकेगा, फिरकी करेगा, कैसे करेगा, वो मैं थोड़ा सा क्रिकेट में थोड़ा कम हूँ, बट मुझे ये आइडिया कि बॉल थ्रो कैसे होती है और किस एंगल पे जाएगी, क्रिकेट को उसको बॉलर को स्विंग बोलते हैं जिस जो भी। तो ऐसे ही जो है ना बिजनेसमैन को भी पता होता है कि पैसा कहाँ कैसे लगेगा और किस तरीके से उसकी रोटेशन घूम गया है। वो विजन अगर आप समझा पाते हैं डायरेक्ट बैंकर को, ठीक है, तो आपको फंडिंग मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर विजन। और अगर आप नहीं समझा पाते हैं, दिल्ली वेल्थ ग्रुप आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम उसका प्लान करें। जी शरद साहब, आपसे एक क्वेश्चन है जी। सैंक्शन होने के बाद क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं? देखिए, आजकल तो हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छा बना दिया, सैंक्शन लेटर इतनी डिटेल में बना दिया जिसमें सारी कंडीशंस मेंशन होती हैं। तो हर कस्टमर को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जिस थॉट प्रोसेस से उसने अपनी फाइल या अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने को दिया गया था, जो उसको कमिटमेंट दिए गए थे, क्या वो डॉक्यूमेंटली मेंशन है उस सैंक्शन लेटर में या नहीं है, तो उसका पूरा हक बनता है उस चीज को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने का, उसको पढ़ने का, समझने का, और उसके बाद ही आगे डिसबर्समेंट की डॉक्यूमेंटेशन को साइन करने का। अगेन, आजकल लैब बेस्ड फंडिंग है, ये रिटेल प्रोडक्ट्स, बहुत से पर्सनल लोन वगैरह ऐसे हैं जो डिजिटली प्रोसेस हो रहे हैं। उसके अंदर कस्टमर के लिए ये सोचना कि ये मैं जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस इनको ना पढूं और अपना OTP देके सिर्फ उस एग्रीमेंट को साइन कर दूं, ये आगे चल के उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपका पूरा हक है, डॉक्यूमेंटेड मांगे, प्रिंटेड मांगे और उसको पढ़ें और टर्म्स एंड कंडीशंस वैलिडेट करें। उसके बगैर आप अपना कोई भी एग्रीमेंट साइन ना करें। 99% जो एग्रीमेंट होते हैं प्रैक्टिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के फेवर में ही होते हैं, बट आपके पास फिर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आपके कुछ डाउट है उसको क्लियर कर लें अपने लोन को डिसबर्स होने से पहले। आधे कस्टमर्स तो पढ़ते ही नहीं है, उनको तो बस लोन मिल गया साइन कर दे रहे हो। ये एक्सक्यूज कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलता, खासतौर पे जो डिजिटल हो गए हैं। उस एग्रीमेंट को अगर वो बोलें कि साहब ये बहुत छोटा छोटा लिखा था, ये मैं पढ़ नहीं पाया, ये अंग्रेजी में था, ये मेरी लैंग्वेज में नहीं था, ये कोर्ट ऑफ लॉ में अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इतने समझदार हैं कि आप अपने लोन की रिक्वायरमेंट बैंकर को समझा के लोन सैंक्शन करवा के डिसबर्स करा के उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कानून ये भी समझता है कि आप में इतनी समझदारी होगी कि आप उस पैसे को जो आपने लिया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझ पाएं। तो प्लीज पढ़िए, कुछ डाउट है डिसबर्स होने से पहले पूछिए, एग्रीमेंट साइन करने से पहले पूछिए, कंसर्न्स देने के बाद ही या समझदारी पूरे जानकारी लेने के बाद ही अपना डिसबर्समेंट साइन कराइए एग्रीमेंट और पैसा लीजिए। आपको कभी भी डाउट है आप मना कर सकते हैं। लोन के साथ में इंश्योरेंस जनरली आपके बेहतर के लिए दी जाती है, उसकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन जरूर समझें, उसका क्या बेनिफिट है, इमरजेंसी के लिए है, वो आप ही की इमरजेंसी के लिए है। अच्छा प्रोडक्ट होते हैं, आप समझिए किस तरीके से उसको क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मेडिक्लेम की पॉलिसी साथ में भी दी जाती है, वो समझ ही नहीं पाते कि अगर इमरजेंसी हुई तो मैं उसको क्लेम कैसे करूं। अपने फैमिली को गाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई अगर मैं, भगवान ना करे, मेरी लाइफ चली गई, मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, उस प्रोडक्ट को ले भी रखा है, उससे किस तरीके से बैंकर को हम क्लेम रेज करें और अपना लोन में जो बेनिफिट है उस पॉलिसी के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकें। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस चाहे इंश्योरेंस की हो, लाइफ की हो, जनरल हो या आपके लोन की हो, आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं पढ़ा तो ये मेरी गलती नहीं है। इन शॉर्ट, आपको ना जल्दबाजी में नहीं रहना। आप किसी भी तरह के प्रपोजल, किसी भी तरह का फंडिंग आपको चाहिए, चाहे आप रिटेल फंडिंग यानी कि पर्सनल सेगमेंट की फंडिंग चाहिए, चाहे कमर्शियल सेगमेंट की फंडिंग, अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो आप प्लान कीजिए। क्रेडिट हंगर नहीं दिखनी चाहिए आपके किसी भी तरीके से, क्योंकि लोन सैंक्शन हुआ, आपने साइन किया बिना पढ़े सब कुछ करके और आपने लोन ले लिया, बाद में आप पछता रहे हैं। आप जिस भी तरह का लोन ले रहे हैं वो जो थॉट प्रोसेस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सोच विचार के साथ आपने कोई अप्लाई किया था, तो उस सोच विचार के साथ, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको वो सैंक्शन मिलना चाहिए, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो लोन चलना चाहिए फ्यूचर में, ताकि आप उसको इजीली रीपे कर पाएं। अदरवाइज देखो, ये फाइनेंस मार्केट है, बहुत कुछ धोखाधड़ी भी होती है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी पुश करते हैं चीजों को। आपको उनसे बचना है तो सबसे पहली चीज तो आप जिनके साथ आप रेगुलर काम करते आए हैं, कोशिश कीजिए उनके थ्रू ही जाइए, आप उनके साथ ही रह के आप फाइनेंसिंग करवाइए। अदरवाइज आप खुद थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, या आप अगर चाहें तो आज की डेट में बहुत सारे, जैसे दिल्ली वेल्थ ग्रुप काम करता है, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो पर्टिकुलरली आपके लिए काम करते हैं, ना कि किसी तरह के कमीशन सिस्टम या कमीशन के लिए, या किसी बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के
एजेंट के तौर पे काम नहीं करते, जो आपके लिए काम करते हैं तो आपकी बात सुनेंगे। तो उस तरीके से आप जा सकते हैं और चीजों को समझ के कीजिए, अंधाधुंध करने का कोई सेंस नहीं बनता। राइट सर? बिल्कुल। बताइए सर। चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या क्या होता है डॉक्टर साहब? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कस्टमर्स जनरली इनको नहीं पता होता लोन लेने से पहले, और लोन लेने के बाद इतना कुछ पता चल जाता है कि परेशानी हो जाती है कि मैंने लोन के लिए अप्लाई क्यों कर दिया। मगर ये बैंकर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रेगुलेटर की वजह से, कुछ अपनी क्रेडिट पॉलिसीज की वजह से, कुछ अंडरराइटिंग की रिक्वायरमेंट की वजह से, कुछ कस्टमर ने जो समस्याएं पैदा कर रखी है उसकी वजह से। लोगों को तो करेक्ट, अब कस्टमर को तो ये लगता है मैंने एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर दिया, भाई अगले दिन मुझे चेक दे दो, पेमेंट कर दो, या प्रोडक्ट जो भी उसने लिया मेरी गाड़ी फाइनेंस कर दो, या मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो। बट ऐसा नहीं है। कुछ रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट तो ये है जिसको आजकल सब लोग को समझना चाहिए, केवाईसी। और आजकल केवाईसी का एक और नया सब्स्टिट्यूट निकल गया है, CKYC। हर कस्टमर के पास जैसे पैन है, अब RBI की एक ID बनी है जिसको कहते हैं सेंट्रल KYC। हर कस्टमर को अपनी CKYC पता होनी चाहिए। आपको अगर अपनी CKYC ID पता है तो आपको बार बार अपनी KYC किसी भी नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने के लिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने CKYC ID बताइए। अब ये KYC होता क्या है? KYC इज नो योर कस्टमर। रेगुलेटर हमारे यहाँ RBI है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के, वो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कहते हैं कि आपके पास जब कभी एप्लीकेशन आई है तो आप अपने कस्टमर को जानिए, नो योर कस्टमर। चाहे आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल रहे हो तो भी, या लोन ले रहे हो तो भी, बैंकर को सबसे पहले आपको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, जानना है, जिसके लिए आप अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स, ID डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करते हैं, इंक्लूडिंग रेजिडेंस प्रूफ। सिटीजन प्रूफ तो आजकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया डिस्कशन का टॉपिक, वो मैं नहीं बोलूंगा, बट रेजिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ता है, जो कि चेकलिस्ट के हिसाब से जो भी अवेलेबल अलाउड है रेगुलेटर की, आप वो सबमिट करते हैं। फिर आप जौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बेसिस के हिसाब से आपसे वो इनकम डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अगर हम सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान प्रोडक्ट की बात करें जो कि क्रेडिट कार्ड है, उसमें पिछले कोई एग्जिस्टिंग कार्ड है तो आप स्टेटमेंट दे देंगे, नहीं है तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, नहीं तो आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो नहीं है तो आप ITR दे दें। आपका मल्टीपल चॉइस हैं उनमें से डॉक्यूमेंट देने के लिए, जिससे वो आप इनकम असेसमेंट देख के आपकी क्रेडिट लिमिट असाइन कर सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। जितना ये प्रोडक्ट आसान है लेना, उतना ही मुश्किल है इसको यूज करना, और उतनी ही जेन्युइनली और कॉशियसली उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि कहने के लिए 45 दिन का क्रेडिट फ्री पीरियड है, मगर वो 45 दिन आपकी साइकिल पे आके खत्म हो जाते हैं। अगर मेरी क्रेडिट बिलिंग साइकिल 30 तारीख की है और मैंने 29 तारीख को अगर कोई परचेजिंग करी है तो उसकी क्रेडिट फ्री पीरियड सिर्फ एक ही दिन का है। तो ये साइकिल टू साइकिल चलता है, 45 दिन ऐसे आते हैं उसके अंदर। एक पॉइंट में ऐड होगा जी, 45 दिन के साथ साथ 45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। करेक्ट, वो मैं इसलिए बोल रहा था कि आसान होता है, खतरनाक क्या है कि अगर ये आपने क्रेडिट साइकिल के अंदर पूरी पेमेंट नहीं करी तो इसके ऊपर आपका आजकल जो प्रिवेलिंग रेट है वो 36% से आगे शुरू होता है। तो सबसे महंगा प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फिर भी दे दोगे कि आपने पैसा यूज किया है पिछले महीने, जो मैंने इस 45 दिन के अंदर नहीं पे किया। अगली कोई भी आपने शॉपिंग करी तो उस पे वो इंटरेस्ट पहले दिन से चालू हो जाएगा। एक बारी आपने वो 45 दिन की साइकिल ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट साइकिल आपको 45 दिन की मिलेगी ही नहीं, पहले दिन से ऊपर इंटरेस्ट चालू होगा। उसके बाद आपके फाइनेंशियल चार्जेस लग जाएंगे, आपके पेमेंट ना देने के चांसेस लग जाएंगे। तो ये बहुत महंगा प्रोडक्ट, ये एक सिर्फ सहूलियत का प्रोडक्ट था जिसको हमने एक फाइनेंस प्रोडक्ट बना दिया जी। कस्टमर्स ने, बैंकर ने अभी भी नहीं बनाया। एक सहूलियत का प्रोडक्ट है कि आपके पास प्लास्टिक मनी है इंस्टेड ऑफ कैश मनी, एंड इट शुड बी यूज्ड लाइक दैट कि मेरे अकाउंट में पैसे थे, उस अकाउंट से ATM से पैसे निकालने की जगह मैं दुकानदार का दूं, मैंने उसको कार्ड दीजिए कि भैया मैं ये आपकी पेमेंट कार्ड से कर रहा हूँ, अपने अकाउंट की से पेमेंट निकाल के कार्ड को कर दो। अगर इन टर्म्स में चलाते रहोगे तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्कीम्स उसके अंदर, सब चीजें आराम से मिल जाती है। फिर आता है आपका पर्सनल लोन, डिटेल लोन के अंदर में पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट में आप एंड यूज जस्टिफाई करते हैं कि ये मुझे पैसा आज एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसके लिए मुझे पैसा मेरे पास इकट्ठा नहीं है, चाहे वो मेरे मेडिकल के खर्चे हो जाएं, चाहे मेरे शादी ब्याह के खर्चे हो जाएं, चाहे इमीडिएटली कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो इमीडिएटली आई है जिसके लिए मैंने प्लान नहीं किया, सेविंग्स नहीं करी, बट येस आई कैन रीपे इन नेक्स्ट 2 years 3 years। जो भी पर्सनल लोन का प्रोडक्ट आएगा, लोग घूमने के लिए भी करते हैं कि ये बहुत ट्रेंड हो गया आजकल। सोशल मीडिया के बेसिस पे ही लोग डिसाइड करते हैं, खासतौर पे जेन ज़ी,
कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की कंपनियां चल इसलिए रही हैं कि फोन आने से पहले लोग पहले तैयारी कर लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आने वाला है, लाइन में लगे हुए हैं लेने के लिए, चाहे पैसे हैं या नहीं हो, और उसको क्रेडिट कार्ड पे ले लिया जाता है या पर्सनल लोन लेके ले लिया जाता है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल के फाइनेंस प्रोडक्ट के ऊपर ले लिया जाता है। तो अगेन हम जैसे बात कर रहे थे बैंक की प्रोसेसिंग के बारे में, तो पहला नो योर कस्टमर, यानी आपने प्रूफ दे दिया अपने आईडी के, इनकम के, इवैल्यूएशन हो गया। फिर आपका चेक होता है सिबिल। सिबिल एक इंस्टीट्यूट है, जनरली हमें कहना चाहिए उसका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट वर्दीनेस। सिबिल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक रेटिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडिविजुअल को रेटिंग देता है उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर जो उन्होंने लोन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट आज तक लिए हैं। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, जब सिबिल हिंदुस्तान में आया 2001 के अंदर, तो आई वॉज इन अ टेस्टिंग टीम, क्योंकि SBI और HDFC जो पहले बैंकर थे जिन्होंने थ्रू ट्रांसयूनियन जो कंपनी है जो सिबिल बनाता है, उन्होंने वो लॉन्च किया। अब हमारे पास 3 और ऐसे रेटिंग एजेंसी हैं जो इंडिविजुअल को रेट देके क्रेडिट स्कोर देती हैं। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है सबको वहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके आपका सिबिल चेक करते हैं या और रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। हर एक की अपनी प्रोडक्ट्स की पॉलिसी है, उसके ऊपर स्कोरिंग के पैरामीटर्स होते हैं, इतने से ऊपर वाले को हम स्कोर देंगे। एक ये रिस्क पैरामीटर भी है कि अगर आपने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया और आपका क्रेडिट स्कोर ऐसा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है जी, और प्रोडक्ट का अप्रूव करना भी उस बैंकर के लिए उतना ही आसान हो जाता है जी। जितनी अच्छी हिस्ट्री उतना अच्छा बिल्कुल। रिस्क बेसिकली लेंडर का रिस्क जो है ना, उसको लगता है कि भी पुरानी हिस्ट्री अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके बेसिस पे बेटर रेट मिल जाता है, बेटर जल्दी फाइनेंसिंग हो जाती है। कई लोग जो है 11th आवर पे हमारे पास आते हैं, बिल्कुल कि फंडिंग चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, तो अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है, रिपेमेंट अच्छी है, तो टाइमली लोन मिल जाता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। एक अगला सवाल है कि क्रेडिट स्कोर का बहुत सारे कस्टमर्स के इश्यूज होते हैं कि क्रेडिट कार्ड से मेरे स्कोर खराब हो गए या पर्सनल लिए टाइम से मैंने पेमेंट नहीं की, तो फर्दर लोन्स मिलना भी उनको मुश्किल हो जाती है। कुछ टिप्पणी इस चीज पे? देखिए, क्रेडिट स्कोर जैसे हमने अभी बताया कि आपकी हिस्टोरिकल क्रेडिट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। एक जो दूसरा है वो जो जनरली कस्टमर्स को नहीं पता होता, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जो सोर्सिंग चैनल्स हैं वो उसका बड़ा मिसयूज करते हैं। आपकी जितनी नंबर ऑफ इंक्वायरीज हैं और वो अगर सैंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं तो आपका हर इंक्वायरी पे स्कोर जो है गिरता है। सर, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखिए कि आपने क्या किया कि आपने 10 जगह क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, बड़ा आसान है। आपने किसी का इंस्टाग्राम पे देखा बैंकर का, या किसी का सोशल मीडिया पे कुछ देखा, यस कर दिया कि हाँ मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई हो गया। और सबसे अगला स्टेप होता है कि आपका सिबिल लेने के लिए या क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर चेक करने के लिए आपका कंसेंट ओके मांगते हैं, आप उसको कर देते हो। पैन चेक करने के लिए ओके करते हैं, मतलब 3 ओके में आपका एक एप्लीकेशन सोर्स हो गया, प्रोसेसिंग शुरू हो गई। आपको लेना है या लेना नहीं लेना ये भी आपने डिसाइड नहीं कर रखा होता, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप बाद में सोचते हो, जब आपके पास आती हैं देन यू डिसाइड कि मुझे लेना नहीं लेना। तो अप्लाई करना सबसे आसान हो गया आजकल ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो जैसे आपने अप्लाई करा और वो कन्वर्ट नहीं हुआ, मल्टीपल एप्लीकेशंस एवरी टाइम, आपकी इंक्वायरी बढ़ाती जाती हैं। और ये एक क्रेडिट पैरामीटर है कि आपने इतनी जगहों पे अप्लाई करा और आपको लोन नहीं मिला, तो जो दोबारा नया लोन अप्लाई करते हो आप, वो बैंकर देखता है अगर पहले मेरे से पहले 10 लोगों ने इनकी एप्लीकेशन को मना कर दिया तो मैं क्यों रिस्क उठाऊं। तो ये आसान जरूर है, मगर ये इतना इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए कि मैं कहीं भी अप्लाई करते रहूं और मेरे कहीं भी डिटेल जाते रहें मेरे स्कोर को चेक करने के लिए। वो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लस आज की डेट में बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आप अचानक से ऐसे ही किसी को भी KYC या OTPs और डिटेल डेटा शेयर मत कीजिए, वो बड़ा क्रिटिकल होता है, तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। रेगुलेटर ने इसलिए आपकी कंसेंट मांगी जाती है, आपके पास OTP आता है। आप प्लीज इतना कैजुअल अप्रोच ना रखें उस चीज को लेके, सोचें कि इससे मेरा स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्या ये प्रोडक्ट मुझे वाकई में चाहिए, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं पहले जान सकता हूँ अप्लाई करने से पहले। इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए तो आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट इन चीज़ों से तो नहीं होगा एटलीस्ट। बाकी क्रेडिट परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, हर टाइम पे EMI देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई बाउंस हो गया गलती से और वो आउटस्टैंडिंग अभी भी खड़ा है तो प्लीज़ उसको पे कीजिए। वो 200, 250, 400, 500 रुपये जो भी बाउंसिंग चार्जेस हैं वो भी आपका क्रेडिट स्कोर गिराते हैं। आप रीपेमेंट करते जा रहे हैं, 2 साल 3 साल पहले एक बार बाउंस किया था, वो ओवर ड्यू में दिखता रहेगा, वो आपका स्कोर खराब करेगा। आप वो सारे ड्यूज क्लियर कीजिए,
ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये आगे चल के माफ हो जाते हैं, वो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल माफ नहीं होता। और जैसे सर ने बताया कि इंक्वायरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो जितनी नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपके सिविल में देखेंगी वो आपकी क्रेडिट हंगर या लोन रिक्वायरमेंट की जरूरत, ईगरनेस को दिखाएंगे कि कितना जल्दी आपको जो है बहुत ज्यादा जरूरत है लोन की। नंबर ऑफ इंक्वायरीज इसलिए भी आपको थोड़ा सा कम रखनी चाहिए। लोगों को लगे कि हाँ, जब भी कोई क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट आपका प्रपोजल देखेगा, आप जब अप्लाई करते हैं किसी भी तरह के लोन बैंक में, तो जो भी एनालिस्ट आपके एप्लीकेशन को एनालिसिस कर रहा होगा तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि कोस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा नीड नहीं है। ठीक है, आज मतलब एक्सट्रीम नीड नहीं है, नीड तो है बट एक्सट्रीम नहीं है। एक कहावत है जो मैं कोट करता हूँ हर जगह, दैट इज बॉब होप की एक कोटेशन है, दैट बैंक इज अ प्लेस दैट विल लेंड यू द मनी इफ यू प्रूव दैट यू डोंट नीड इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह की लेंडिंग आपको चाहिए, किसी तरह का पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए। प्लस जैसे सर आपने इंडिविजुअल सिविल की बात की, एक होता है कमर्शियल सिविल। हर एक कंपनी का अपना एक सिविल स्कोर होता है कमर्शियल साइड में। नॉर्मली आप पर्सनल सिविल में देखते होंगे कि 900 तक के स्कोर होते हैं, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक का स्कोर दिखता है। कमर्शियल सिविल में 1 to 10 चलता है, तो 1 to 4, 5 तो बहुत बेटर होता है, 6, 7 ओके होता है, 8, 9, 10 वर्स्ट होता है, उसमें फाइनेंसिंग नहीं होती। और एक सिविल में नई अपडेट अभी रिसेंटली हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर में, कि आपका पर्सनल सिविल हर 7 दिन में अपडेट हो जाएगा जी। जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है। पहले क्या होता था, 30 दिन 40 दिन टाइम लगता था, तो जब आप बार बार इंक्वायरी कर रहे थे तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब आपका इमीडिएट पता चलता है, तो नंबर ऑफ इंक्वायरीज इसलिए भी कम होनी चाहिए, प्लस आपकी रिपेमेंट इंटैक्ट रहनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हर 7 दिन में, जैसे आपने मान लीजिए आपकी 5 तारीख की ड्यू डेट थी ईएमआई की, 5 तारीख को आपने पेमेंट करने से चूक गए और 10 तारीख को आपका सिविल मान लो अपडेट होना है, तो आपने अगर 11 तारीख को या 10 तारीख को कहीं अप्लाई किया तो पता लगा कि आप पहले पता नहीं चलता था कि ईएमआई बाउंस हुई, लेट हो गई, कुछ हो गया। आज की डेट में सिविल में ही अपडेट होकर मिल जाएगा कि ईएमआई डिले है, वो ड्यू नजर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही कमर्शियल सिविल 15 दिन में अपडेट हो जाता है। और कमर्शियल सिविल में एक टेक्निकल बात, अगर मैं फाइनेंशियल के एंगल से बात करूं तो बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन कस्टमर के एंगल से बात करूं तो बहुत खराब हो गई है। दैट इज, अगर आपकी ईएमआई 5 तारीख को ड्यू थी और वो डिले हो गई, ठीक है, और 15 तारीख को आपका सिविल अपडेट हो गया, तो ओवर ड्यू तो आपकी ईएमआई ही नजर आएगी आपके सिविल में 15 तारीख का अपडेट होने के बाद, लेकिन वो पूरा लोन अमाउंट, जिस लोन की वो ईएमआई डिले है, वो पूरा का पूरा लोन अकाउंट डिलिक्वेंट अकाउंट के तौर पे नजर आएगा। मान लीजिए वो ईएमआई थी 30,000 रुपए की और लोन था वो 15 लाख रुपए का, तो सिविल में ओवरड्यू तो नजर आएगा 30,000 रुपए ईएमआई का, लेकिन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग फ्लेक्स स्कोर 15 लाख का था, आज की डेट में 10 लाख रुपए बचा हुआ है, तो टोटल डिलिक्वेंट अकाउंट का जो वैल्यू नजर आएगी वो 10 लाख रुपए नजर आएगी। तो 30,000 रुपए तो एक बार अंडरराइटिंग सोच भी सकता है कि यार चलो कोई नहीं, रिस्क एनालिस्ट की भी थोड़ा छोटा अमाउंट है, बात करके करवा दे, लेकिन 10 लाख रुपए ओवरड्यू नजर आएगा, डिलिक्वेंट अकाउंट नजर आएगा 10 लाख रुपए का, तो सोचेगा कि भाई पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। आपकी कोशिश कीजिए जितनी भी ईएमआईज या लायबिलिटीज हैं लोन रिपेमेंट की, वो टाइमली पूरी हो। जी सर। अब एक सवाल और आता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड कस्टमर्स सिक्योर्ड से ज्यादा आजकल अनसिक्योर्ड की तरफ बहुत लीन हो रहा है। क्यों? कोलैटरल होती नहीं ना। हाँ, बेसिकली वही, कोलैटरल नहीं होता। लोग चाहते ही नहीं कि कोई प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज करें, सीधा। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेजेबल भी नहीं है ना, दैट इज द रीजन लोग आते हैं कि भी अनसिक्योर्ड अगर हमें पैसा मिल जाए, विदाउट सिक्योरिटी मिल जाए। पर्सनल लोन का काफी चलन है रिटेल में। सर जी, आपने तो इस सेगमेंट में रह चुके हो अनसिक्योर्ड में, और आप पूरा क्रेडिट लाइन आपने दे चुका है अनसिक्योर्ड का, आप थोड़ा सा इसमें टॉप लाइन दीजिए ना। जरूर जॉर्ज साहब, बिल्कुल। मैं इसको बहुत कोशिश करूंगा कि हमारे श्रोतागण को बेसिक लैंग्वेज में ये समझा पाऊं। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में फर्क क्या है? बेसिकली तो सिक्योर्ड मतलब बैंकर के पर्सपेक्टिव से कि मैंने जो लोन दिया उसके अगेंस्ट मेरे को क्या सिक्योरिटी मिल रही है। वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। सिक्योरिटी आप कोई असेट खरीदने के लिए ले रहे हैं तो वो असेट हो गया। वो असेट खरीदने के लिए अगर मुझे आज फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल नाम का एक असेट बन गया जिसके अगेंस्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने मेरे को लोन दे दिया। फिर एक थोड़ा सा और बड़ा असर से लेते हैं जिसके लिए कहते हैं गाड़ी, व्हीकल फाइनेंस। मैंने चाहे 2 व्हीलर लिया हो, चाहे 4 व्हीलर लिया हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल लिया हो, वो एक कोलेटरल मेरा बन गया जिसके लिए मैंने
बैंकर से लोन लिया और उसके अंदर हमारा हाइपोथिकेशन चढ़ गया और कस्टमर को फंड किया जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे बैंकर का नाम चढ़ा जाता है। तीसरा और बड़ा लोन होता है जो कहते हैं मॉर्गेज लोन, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन। अगर मैं घर खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है कि मैं उसको वन टाइम पेमेंट, डाउन पेमेंट करके घर खरीद सकूँ, तो मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूट देता हूँ बिल्डर को, बायर को, सेलर को, और बाकी सपोर्ट मांगता हूँ बैंकर से और अपने हिसाब से उनको बोलता हूँ कि मैं इतनी EMI अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मेरे इतने लोन का टेन्योर बना दिया जाए, विच मे वेरी फ्रॉम 5 years, 10 years, 15 years अप टू 20 years। कुछ सरकारी बैंक अप टू 30 years तक भी फंड करते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एज कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी आती रहेगी और आपको कितना बड़ा टिकट साइज का लोन चाहिए, कंसिडरिंग आप अफोर्डेबल EMI रख सकते हैं या नहीं। तो ये हम सिक्योर्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। अनसिक्योर्ड में शुरू होता है हमारा पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड भी है और आजकल ऐप बेस्ड लोन भी बहुत हो गए हैं, जिसमें आपने सिर्फ पैन कार्ड के डिटेल्स डालने हैं, कुछ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं और आपको ऐप के थ्रू ही फंडिंग हो जाएगी। बट वो थोड़ा छोटा टिकट साइज रहता है और रेट उसका ज़्यादा होता है क्योंकि सबसे रिस्की हो गया। रिस्क की अगर हम बात करें तो उस ऐप पे हमने लेंडिंग इंस्टीट्यूट ने कभी भी कस्टमर को इवैल्यूएट नहीं किया, सिर्फ एक KYC के डिटेल्स लिए और आपको फंड कर दिया। जब पर्सनल लोन हम लोग लेते हैं तो बैंकर फिर भी हमें इवैल्यूएट करते हैं, हमारे ऑफिस के डिटेल के बारे में, हमारी इनकम के बारे में, चाहे वो सैलरीड इनकम हो, चाहे बिजनेसमैन की इनकम हो, उसको इवैल्यूएट करते हैं और EMI उसको उसी हिसाब से बनाते हैं कि जितना उसको लोन की रिक्वायरमेंट है और उसकी अर्निंग कैपेसिटी है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आप कोई कोलैटरल नहीं दे रहे हैं तो वो अनसिक्योर्ड हो गया, और अगर कोलैटरल के साथ उसको बैक कर रहे हैं जिसपे हो सकता है बैंक चार्ज भी क्रिएट करता है, जैसे व्हीकल फाइनेंस के अंदर HP चढ़ाना, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना, तो वो एक चार्ज क्रिएट हो गया, तो वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट हो गया। अनसिक्योर्ड में भी जैसे आप एक पर्सनल लोन ले रहे हैं उसमें भी आप सिक्योरिटी चेक देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी टू द बैंकर, क्योंकि दे कैन प्रेजेंट द चेक एंड दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ लीगल लिटिगेशंस अगर आप वो डिफॉल्टर बनते हैं। Fine enough. I understand that particular point. But if I say more about business loan, अगर business loan की बात करेंगे, क्या ये कस्टमर्स के लिए अच्छा है या गलत है? मैं इसमें मनोज सर को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। टेक्निकली तो जैसे सर ने बताया, टेक्निकली देखा जाए तो अनसिक्योर्ड तो कुछ नहीं हुआ, कोई भी ऐसा लोन नहीं है जिसमें सिक्योरिटी ना हो। चाहे आप PDC दे रहे हैं, सिक्योरिटी चेक्स दे रहे हैं, तो वो चेक्स भी एक तरीके की सिक्योरिटी है। और जब हम बात करते हैं सर बिजनेस फाइनेंस की या कमर्शियल लेंडिंग में, तो उसमें तो अनसिक्योर्ड कुछ होता ही नहीं है। मेजरली आपको सिक्योरिटी जो है वो रहती है आपकी स्टॉक और डेटर्स, यानी कि करंट एसेट्स आपकी जो है वो हाइपोथिकेशन पे रहती है। आपको पता हो नहीं पता हो, आपको अगर आपने किसी ने भी लिमिट ली है किसी बैंक से, तो आप अपना सैंक्शन लेटर पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है। आपने कोई किसी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम के तहत भी अगर लोन लिया है तब भी प्राइमरी सिक्योरिटी में आपके बुक डेट्स रहते हैं, यानी कि आपकी स्टॉक और डेटर्स हाइपोथिकेशन पे रहते हैं। अब बात आती है बिजनेस लोन की। क्या बिजनेस लोन अच्छा है या बुरा है? सर वन से वाइल बहुत अच्छा है, बट अगर आप बिजनेस लोन लेके बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बहुत खराब है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बिजनेस लोन जो 3-4 साल के लिए आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बिजनेस लोन भी बड़ा कंफ्यूजन सा है। एक्चुअली एक नाम ऐसा रख दिया ना इन्होंने, एक टर्म ऐसे रखी है बिजनेस लोन। एक्चुअल में तो वो बिजनेस लोन है ही नहीं, मैं तो उसको बिजनेस डिस्ट्रक्शन लोन बोलता हूँ। कितने ही लोग हमारे पास हम रेगुलर मिलते हैं जो परेशान रहते हैं कि EMI पे में लोन पे लोन होते और कितने बिजनेस डूब जाते हैं। 30 to 40% का रेशियो है बिजनेस डूबने का। ये हमारा अनुभव है, हम रेगुलर मिलते हैं लोगों से। तो बिजनेस लोन वन से वाइल कभी इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ी तो ठीक है, ले लिया। बिजनेस लोन में सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहता है कि सबसे मेजर इशू क्या रहता है, लोग जो हैं, जैसे किसी की एलिजिबिलिटी मान के चलिए, ऑल दी कैलकुलेशन पैरामीटर्स पे 10 लाख रुपए बनती है, ठीक है, मार्केट में मिल जाता है 1 करोड़, क्योंकि 10 अलग अलग बैंकों से पैरेलल लोन उठा लेते हैं। ये ट्रेंड है आज के, और जो बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है। तो ये कस्टमर्स लेते क्यों हैं इतने लोन? सर नॉलेज की कमी। एक्चुअली क्या है ना, ये लोन पुशिंग सिस्टम वाले पार्ट में घुस जाते हैं जी। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ लोन पुशिंग सिस्टम में लोग जो है पुश करते हैं, हमारे जैसे ही लोग जो समझदार लोग हैं, जो जबरदस्ती पुश करते हैं जी ठीक है आपको ये नहीं मिला जी। एक आदमी की टर्नओवर 10 करोड़ की है जी, 10 करोड़ की टर्नओवर पे आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम मिलना चाहिए या लेना भी चाहिए। मतलब हमारा आकलन ये रहता है कि आपको इतना ही रहना चाहिए। लेकिन
10 करोड़ की टर्नओवर पे लोग 8-8, 10-10 करोड़ के लोन उठा रहे हैं। इस बिजनेस में इतने मार्जिन से कोई ईएमआई सर्व कर रहे हैं। वो एक्चुअली होता क्या है, एक लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, और ये मेजरली इशू रहता है बिकॉज ऑफ बिजनेस लोन्स। एग्जैक्टली। बाकी किसी लोन में ये समस्या नहीं है। पर्सनल लोन में भी ये समस्या है। पर्सनल लोन भी क्या होता है कि 2-3-4 बैंकों से मिल जाता है पर्सनल कैटेगरी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे सर ने वर्किंग कैपिटल की बात करा तो हमने शुरू में भी बोला कि बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब इंसान के पास कोलेटरल देने के लिए नहीं होता। अब जो वो एक कोलेटरल है उसके अगेंस्ट उसने लिमिट ले ली, दूसरे बैंक के पास और पैसा आया, उस कोलेटरल की वैल्यू इतनी नहीं है कि बैंक उसको ज्यादा लोन दे सके, तो लोग बिजनेस लोन की तरफ जाते हैं। नहीं सर, वो भी नहीं है, इशू कुछ और है। यहाँ एक और मेजर इशू है, वर्किंग कैपिटल का पैसा गलत तरह इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। यानी देखो, बिजनेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, रोटेशन के लिए पैसा चाहिए होता है कि आप माल खरीदेंगे, प्रिपेयर करेंगे, बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर माल खरीदेंगे, बेचेंगे, इस रोटेशन बिजनेस साइकिल बिजनेस रोटेशन के बीच में लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाल के मशीन लगा लेते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स में फंसा दिया। बिल्कुल। अब वो जो पैसा, जितना पैसा फिक्स एसेट्स में फंसा, उसकी रोटेशन होने में साल लगने हैं, 4, 5, 6 साल, और वर्किंग कैपिटल जो है वो 80-90 डेज, या जैसे हम ये कह लेंगे भी हम वर्किंग कैपिटल लिमिट जो मिलती है वो 1 साल के लिए मिलती है। 1 साल में पैसा रोटेट होना चाहिए। बेसिकली यहाँ हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स हैं उस पर चले जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल जो आपके बिजनेस में डली हुई है, उसका आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दोगे तो नुकसान करोगे। बिल्कुल। इसलिए बिजनेस लोन लिए जाते हैं। ठीक है। कभी भी सर कोलेटरल शॉर्टेज की वजह से बैंक डिनाई नहीं करता फंडिंग के लिए। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है जो रिटेल सेगमेंट के लोग रहते हैं, रिटेल सेगमेंट में जो लोग काम करते हैं। कभी भी कोलेटरल अगर आपके पास कम है उसकी वजह से लोन ना मिले ऐसा नहीं होता। कोलेटरल नहीं भी है तो आज की डेट में तो 10-10 करोड़ की स्कीम है, सीजीटीएमएससी स्कीम एक अच्छी चलती है, 10 करोड़ रुपए बिना किसी एक्सटर्नल कोलेटरल की मिलती है। वो आपके स्टॉक और डेटर्स पे मिल जाती है, बुक डेट्स पे मिलती है बेसिकली। लेकिन अब बुक डेट्स की बात जैसे मैंने पहले बताया, आपकी बैलेंस शीट में वो चीजें नजर तो आनी चाहिए, अभी तो आपको वो मिलेगा। कोलेटरल की शॉर्टेज नहीं है सर। ये क्या है, मिसयूज ऑफ फंड्स होता है। आपने या तो नॉलेज नहीं है, नंबर 1, आप नॉलेज नहीं है तो लोन पुशिंग सिस्टम में फंस गए, वहां आपको उठा के 10 जगह से पैसा दिला दिया और फंस गया आप। या फिर आपको नॉलेज है और आपने पैसा मिसयूज किया है, ठीक है, तब आपको वो फिर, क्योंकि रोटेशन घूमेगी नहीं, आपकी रोटेशन नहीं घूमेगी, आपका लिमिट वाला बोलेगा भी ये चर्निंग नहीं आ रही, रोटेशन नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा अकाउंट में, तो उसके लिए फिर वो रोटेशन घुमाने के लिए फिर वो बिजनेस लोन उठाते हैं। बिजनेस लोन उठा के फिर उसको वहां लगाते हैं। अब वो बिजनेस लोन वैसे किसी काम का नहीं है, बिकॉज ना तो वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म रहा और लॉन्ग टर्म लोन है, और पैसा आपने शॉर्ट टर्म के लिए उठा लिया, उल्टा कर दिया। पहले आपने लिमिट से मशीनरी ले ली, शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में डाल दिया जी। अब आपने लॉन्ग टर्म 3 साल का बिजनेस लोन लिया और उठा के उसको वर्किंग कैपिटल में घुमा रहे हो, वो भी नुकसान देगा। तो यहाँ फंसते हैं सर। एक और मेजर क्वेश्चन आजकल कस्टमर्स के होते हैं, बेसिकली उनको कैपेक्स एंड ओपेक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। The differentiate between a capex and an opex. कस्टमर सर, लोन करने वालों को भी नहीं पता, टर्म नहीं पता कैपेक्स और ओपेक्स क्या होता है। जी सर, कुछ कह रहे थे बीच में वो। नहीं, आप ही की बात में तो यही कह रहा था कि ऑब्वियसली हमें कस्टमर को ये समझाना बहुत जरूरी है कि पैसे का यूटिलाइजेशन, जैसे हमने शुरू में बोला, अगर आप पैसा कमा के नहीं ले सकते हैं, उस पर अर्निंग नहीं कमा सकते, मार्जिन नहीं बना सकते, तो इट्स बेटर कि आप जितना लिमिटेड बिजनेस कर पा रहे हैं उतना कर लें और लोन के चक्कर में ना फंसें। अगर कई लोग तो हमारे पास आते हैं सर कि सब्सिडी मिलेगी तो लोन प्रोजेक्ट लगाएंगे। ठीक बात है। आज सुबह ही वीसी चल रही थी किसी से, उसको जी 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाना है, मार्जिन 5% ही है और सब्सिडी मिल जाएगी जी, 50% की सब्सिडी है, मार्जिन क्यों चाहिए? मगर आप जो है प्रोजेक्ट इसलिए लगाना चाह रहे हो कि सब्सिडी मिलेगी, हाँ ओपनली। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उनको लगता है मेरी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, उनको लगता है मेरी जब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सरकार ने पैसा लगा दिया, मेरा काम हो गया, बैंक को आराम से लोन दे देगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कीम में जा रहा हूँ। बट ऐसा करने से आप अपने ही फाइनेंशियल पंजे में फंसते जा रहे हैं और ये चीजें बाद में आपको परेशानी देती हैं। उस समय तो आपको लगता है फंड्स आ गया, बैंक में पैसा आ गया, यूज कर लो, जैसे मनोज सर ने बोला कहीं का पैसा कहीं भी यूज हो जाता है। बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद बैलेंस शीट में जब नजर आता है कि ये सब गड़बड़ हो गया और आपको बैंकर आपको इवैल्यूएट करते समय नेक्स्ट टाइम बोलेगा कि ये सब आपका नहीं चलेगा, मैं आपको आगे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, देन द इंडिविजुअल कस्टमर रियलाइज कि ही हैड डन अ मिस्टेक। ट्रू। एंड सर, मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगा। मिसयूज ऑफ फंड्स अगर आपको समझना है ना, तो आपको आप लोग ने कहीं ना कहीं किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा और वो कई सालों तक लटक के वो प्रॉपर्टी तो कई केसेस में तो नहीं भी मिली होगी, कोर्टों के धक्के खाने के बाद पता नहीं कैसे पहुंचे।
तो बिल्डरों ने बहुत मिसयूज किया है, पैसा आपसे लिया या बैंक से लिया बिल्डिंग बनाने के लिए और उसको लैंड बैंक में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे कहीं लैंड खरीद ली, ये भी रेट बढ़ जाएंगे या बाद में वहां पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जो बिल्डिंग खड़ी करनी थी, जो आपको फ्लैट बना के देना था, वो बनाया नहीं, बिकॉज वो पैसा आपको फ्लैट बनाने के लिए लिया लेकिन इन्वेस्ट कहीं और कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बैंक से लिमिट्स ली और उसको या बैंक से लोन लिए और वो पैसा जो फालतू पैसा मतलब रोटेशन में नहीं आ रहा था या चलनी घूम रही थी, तो उसको लगा यार पैसा है अभी उठा के प्रॉपर्टी में डाल देता हूँ और प्रॉपर्टी से फिर बेच के और निकाल लूंगा। और प्रॉपर्टी आपको पता ही है, कभी अगर मान लो लाख 2 लाख रुपए ऊपर नीचे हो गया रेट तो आदमी बेचना नहीं चाहता, मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, तो उस चक्कर में लोग फंसते चले जाते हैं। मिसयूज ऑफ फंड्स है ना बहुत मेजर है हमारे यहाँ पे और लोग समझते नहीं है, लोग इसका बड़ा कैजुअल लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई असेसमेंट ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर चाहे, बैंकर चाहे, तो 420 में आपको मिसयूज ऑफ फंड्स में फंसा सकता है बहुत अच्छे से, और ये बहुत बड़ा क्राइम। क्योंकि आप लोन एग्रीमेंट साइन करते समय आप एंड यूज जो है जस्टिस पूरा एग्री करके उस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, ये पैसा मैं यहीं इस्तेमाल करूंगा, और इवैल्यूएट करते समय अगर पता चला कि आप लोगों ने पैसा कहीं और यूज किया हुआ है तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। लोग एक्शन नहीं लेते हैं वो बात अलग है, बट दिस इज मिसयूज ऑफ फंड। तो आज के डिस्कशन बहुत ही मेरे हिसाब से काफ़ी हम लोग कस्टमर्स को बता पाए, अपने फ्यूचर बोरोवर्स को जानकारी दे पाए कि किस तरीके से रिटेल के प्रोडक्ट्स हैं और कमर्शियल के प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे लेने चाहिए, किस किस तरीके का ध्यान कस्टमर को रखना चाहिए, बैंकर क्या सोचता है उसके लिए कस्टमर को किस तरह से बोरोवर को कैसे तैयारी करनी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को कैसे समझनी चाहिए। और लोन लेना एक बुरी चीज़ नहीं है अगर सही नीयत से लिया जाए, सही वजह से लिया जाए और सही रीपेमेंट रखने की इच्छा से लिया जाए। जब तक आपकी ये तीनों चीज़ें आप अपने मन को रख के संभाल के सब चीज़ें करेंगे तो लोन लेना एक बुरी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में इस सेशन के लिए बोला था कि सबसे पुराना एक व्यापार है उधार मांगना, और ये ज़िंदगी में सारे प्रोडक्ट शायद बंद हो जाएं मगर ये लेंडिंग इंडस्ट्री शायद कभी भी बंद नहीं हो पाएगी। तो हमें एक इसके साथ जुड़े रहना है, तो वो हम तभी सक्सेसफुल रह पाएंगे जब अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा सर की बात में। पहले हम अपने घर परिवार यार दोस्तों से पैसे उधार ले लेते थे, आज शायद वो स्थितियाँ सबके साथ नहीं है। तो आज की डेट में हमारे जो घर परिवार और रिश्तेदार जो हमें पैसा दे सकते हैं वो बैंक ही हैं या लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी वगैरह आप बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को, अपने लोन की साइकिल को, अपने बिजनेस के सिस्टम को, अपने पर्सनल सिस्टम्स को कैसे मैनेज करते हैं। वो चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलना आना है। और आज की डेट में जो जैसे हम लोग समझते हैं कि माफ हो जाएगा, ये कोई चीज़ माफ हो जाएगी, ये चीज़ की डिबेट मिल जाएगी, उसके पीछे मत जाइए। कोई आपको बता रहा है तो वो बहका रहा है, उसकी वजह से आपका फ्यूचर लगभग खत्म हो जाता है। हमने कई केसेस में देखा सर कि जब हम करते थे काम रिटेल में, कई बार फादर का सिबिल खराब होता था और नए बच्चे को ऐड कर रहे होते थे हम लोग लोन पे कि जी ऐसे ऐसे कर लेते हैं बच्चों को, तो फादर के सिबिल खराब होने की वजह से ना बच्चों को लोन नहीं मिलता था, होता था, अभी भी होता है, आई डोंट नो। नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही है। हाँ, मतलब ये तो समझते हैं ना कि भाई आप रिस्क फैक्टर तो एक आ ही जाता है। एक रेड फ्लैग जिसको कहा जाता है अंडरराइटिंग में, वो तो है कि भैया पिताजी ने अगर ये डिफॉल्ट करा तो क्या उनकी समस्याओं का असर उस फैमिली पे पड़ा एक्चुअली। और दूसरी बात ये है, कहीं जो अदर फैमिली मेंबर्स को सामने लाया जा रहा है वो डमी तो नहीं है, यानी काम तो बैकग्राउंड में फादर नहीं करना है, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती जो है सामने दिखा के लोन तो नहीं लिया जा रहा है, तो वो एक फैक्टर रहता है। तो इन चीजों से अवॉइड करने के लिए, सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लोन एक लोन नहीं है। लोन बेसिकली जब जैसे हम कमर्शियल फाइनेंस में बात करते हैं तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि लोन इज नॉट अ लोन, बेसिकली इट्स ए बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। आपके धंधे में बैंक की इन्वेस्टमेंट है, और इसलिए जब भी हम कमर्शियल सेगमेंट में फंडिंग की बात करते हैं तो आपको कई तरह की रिपोर्ट्स बैंक को सबमिट करनी होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स एनुअली जाती हैं, कुछ रिपोर्ट क्वार्टरली जाती हैं और कुछ रिपोर्ट मंथली भी जाती हैं, जैसे कि स्टॉक स्टेटमेंट। अगर हम फंडिंग को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इट्स नॉट अ लोन, बेसिकली इट्स अ बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। वो बोरोड कैपिटल भी हम लोग एक शब्द यूज करते हैं। और आज की बातें बहुत सारी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें, स्पेशली हम सिविल के ऊपर कोशिश करेंगे आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाने की, आसान भाषा में आपको। थैंक यू वेरी मच।
और थैंक यू सर। और Thank भी you. अगर आपका कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। तो आपकी कुछ भी समस्याएं हैं, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप हमें जो है कमेंट लिख सकते हैं, तो हम आपको 1-to-1 रीच करेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार। Delhi Wealth Group, Wings to Financial Freedom.